नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजू आज का पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा है और मॉनेटरी पॉलिसी के मुतल्लिक जो फ़ैसला था ये इतना गैर मुतवक्के भी नहीं था। बस ये है कि ताजिर सनतकार बिरादरी कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठी थी। देखें, याद रखें कि ये जो ज़र्री निज़ाम है, ज़र्री निज़ाम है जिसे मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं, ये बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़े अजीब व गरीब तरीके से वज़ा किया गया है। इसमें यह है कि बुनियादी तौर पे जब तरक्की याफ्ता ममालिक मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली के ख्वाह हों तो तभी तरक्की पजीर ममालिक जो उनके ज़ेर असर हैं उनको किसी कदर उम्मीद रखनी चाहिए कि वहाँ पर भी रेट्स में कमी होगी। यह आपको एक नशिस्त में समझाना मुश्किल है, ये एकेडमिक इशू है। और क्योंकि अमेरिका के अंदर और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जो है वहाँ पर रेट एक जगह पर मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर ये करना मुश्किल है, चाहे ताजिर सनतकार कितनी कोशिश कर लें। बैनुल-अक़वामी ज़र्री निज़ाम हमारे किसी भी ताजिर या सनतकार की ख्वाहिश से ज़्यादा अहमियत रखता है और इसको बरकरार रखने के लिए आपको पता है वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो वो ममालिक पे टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, दुनिया के कैसी कैसी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपके ख्याल से वो एक इस तरह की अप्रोच को अडॉप्ट करने या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के अपने जो ताजिर सनतकार हैं उनका ये महसूस करना है कि अगर मुल्क के अंदर ज़र्री पॉलिसी में तब्दीली करके मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ईजिंग की जाए और इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए तो वो हमारी मईशत के लिए मुफीद है। लेकिन सच बात ये भी उनके अपने मुफादात से जुड़ा हुआ है। ताहम ऑब्वियसली उससे उनकी अपनी इकनॉमिक ग्रोथ ज़रूर आएगी और ऐसा मुमकिन है, मुमकिन है कि अगर उनकी अपनी इकनॉमिक ग्रोथ होती है तो शायद मुल्क की भी नंबर्स की हद तक इकनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए साथ बज़रिया टेलीफोन लाइन होंगे जनाब ज़फ़र पराचा साहब, जो कि सदर भी हैं ई कैप के और इसके अलावा एक माशी तज्ज़ियाकार भी हैं। बड़ी गहराई से तज्ज़िये के साथ और तहकीक के साथ बात करते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। जी, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का, मदू करने का। यहाँ पर ज़फ़र पराचा साहब, अहम नुक्ता ये है कि ताजिर सनतकारों की अपनी ख्वाहिश है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, लेकिन स्टेट बैंक ना सिर्फ के बैनुल-अक़वामी ज़र्री और माशी निज़ाम के ताबे है बल्कि उनकी एक मजबूरी ये भी है कि मुल्क के अंदर अगर महंगाई की शरह कम नहीं होगी तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना भी मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी कुछ बात करें। देखिए जनाब, बात यह है कि हर काम कोई भी किसी की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आपने बहुत अच्छा बात इंट्रोडक्शन में की कि जो हमारा माशी और ज़री निज़ाम है वो इंटरनेशनल कवानीन और इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनके ताबे है। वैसे तो वो जो निज़ाम है हमें सूट नहीं करता, लेकिन हमारी मजबूरी है क्योंकि हमको हर वक्त कर्ज चाहिए और अब तो ये हमारी सूरत हाल है कि हमको अपनी सूद की अदायगी के लिए भी कर्ज चाहिए। तो हमको उनके रूल्स रेगुलेशन और उनकी शराइत को मानना हमारी मजबूरी है। और उसके साथ साथ जैसे कि इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है जो 10.5% पे बरकरार रखा गया है, ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये बहुत से बहुत 25 से 50 पिप्स नीचे हो जाएगा, लेकिन ताजिर सनतकार का ये कहना कि 5 से 6% पे आ जाए तो ये एकदम से नामुमकिन है और अगर आया भी तो ग्रेजुअली नीचे आएगा। ये कहना कि 25-50 बेसिस नीचे आ जाएं तो उसके दलील के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे जो फिगर्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारा LSM बेहतर जा रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर जा रहा है, महंगाई की शरह में कुछ कमी वाक़ई हुई है। तो हमारे पास मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट की गुंजाइश थी कम करने की, लेकिन आगे जो फोरकास्ट आ रही है, स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने भी कहा कि आगे महंगाई की शरह बढ़ने के चांसेस हैं। खास तौर पे जो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी का वाला मसला है, हमारा जो गंदम का रेट है, चीनी का रेट है और जो कुछ चीजों में हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है, चावल वगैरह में औरों में, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इसको इंटरेस्ट रेट को जो मेंटेन किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बेहतर फैसला उन्होंने किया होगा। जी,
अच्छा, ये यहाँ बात पर ठीक यहाँ है। पर एक नुक्ता और भी जोड़ देते हैं, जिसका जिक्र शायद उन्होंने उस वक्त तो ना किया हो, लेकिन शायद अगली मर्तबा उनको करना पड़ जाए। वो ये कि दुनिया के हालात बड़ी जल्दी जल्दी बदल रहे हैं और कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि अब क्या होता है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो दुनिया में इस वक्त डिजास्टर चेंज आ रहा है, जो सालों का नहीं सदियों का चेंज एकदम आ जाता है। खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा ट्रम्प साहब का जी। कि उनके मूड का पता नहीं लगता, सुबह क्या होता है दोपहर या शाम, या उनकी पॉलिसीज। कल तक इंडिया उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले पसंदीदा मुल्क था, लेकिन आपने परसों देखा कि यकदम उनकी पॉलिसी चेंज हो गई। और मैं ये समझता हूं कि हमारे मुकाबले में इंडिया वालों ने बहुत बेहतर तरीके से अपनी पॉलिसीज को अपने मुल्क के लिए फायदा उठाया। पहले वो रशिया से तेल खरीदते रहे, ईरान के चाबहार बंदरगाह में चलते रहे, वहां से वो फायदा उठाते रहे। अब उन्होंने जो यूरोप से जो डील की है, जिसको डील ऑफ मदर कहा जा रहा है, ठीक है, या मदर डील, तो उसके अंदर उनकी अहमियत बहुत जबरदस्त उजागर हुई है, जिसमें वो दोनों तरफ टैरिफ में, खास तौर पे कारों में यूरोप की 0 रेट पे आ जाएंगे ग्रेजुअली। उसी को देखते हुए उससे वेरी नेक्स्ट डे अमेरिका ने उनसे एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, आप लेकिन एक चीज नोट कीजिएगा, वो लोग बड़े मोहतात हैं। उन लोगों ने इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा मुबारकबादें एक दूसरे को नहीं दी। वो बड़ी एहतियात से चल रहे हैं। उनको पता है किसी भी दिन ये पलट भी सकती है बाजी। वो बड़ी एहतियात से चल रहे हैं। उनका मीडिया इस पर कोई खुशी नहीं मना रहा, आप देखें। बिल्कुल यही बात है, ऐसी ही बात है। वो मोहतात लोग हैं और देखभाल के चलते हैं। और उनमें अगर आप देखें कि जो उनकी जो सियासतदान है या जो ब्यूरोक्रेसी है, जो भी आपको नजर आती है, वो सब सीनियर लोग हैं। कोई हमारे यहाँ कोई कम उम्र नौजवान या जवान लोग नजर नहीं आएंगे, जज्बाती नजर नहीं आएंगे, ठीक है। और ये हमेशा से उनका वतीरा रहा है और पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है। ये नहीं कि आप किसी नौजवान को वजीर बना दें, वजीर आला बना दें या लीडर बना दें, तो वो क्या करेगा? उसका तो एक्सपोजर ही नहीं होता, उसका तो पता ही नहीं होता। वहां तजुर्बेकार हर पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, सिवाय हमारे यहाँ आपको कम एज के लोग मिलेंगे, जज्बाती नारे। और ठीक है, हमने दिफाई तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब हमको उस के साथ साथ अपनी इख्तिसादी पॉलिसीज को और इख्तिसादी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, रेमिटेंसेस और उसके जो लॉज हैं उनके ऊपर भी काम करना है। देखिए, एक्सपोर्टर के ऊपर हमारी बहुत ज्यादा तवज्जो है, ठीक है। लोकल इंडस्ट्री पे हमारी तवज्जो नहीं है, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। उसके ऊपर हम रुकावट या बेहतरी लाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे। फॉरेन एक्सचेंज के जो कवानीन है वो ओवर रेगुलेटेड है। वो हमने डैम बना दिया और हमने सारा रुख एक तरफ कर दिया है, और बाकी लोग जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं और टाइम भी, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट हो, वो हम लाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज के कवानीन है, टैक्सेस के कवानीन है और दीगर उसके अलावा जो लूट मार है सरकारी लोगों की, ऑफिशियल अनऑफिशियल, वो इंतहाई खतरनाक हद तक चली गई है। करप्शन, अब आप देखिए, आपको ट्रिपल डिजिट इन बिलियंस। अभी एक बड़ा अलमनाक खबर मैंने पढ़ी कि डंपर ड्राइवर ने 10 अरब रुपया देके प्री बारगेन कर ली। 60 अरब रुपया का उसने करप्शन किया और 4 अरब देके, और इधर हम बड़ा खुश, बड़ा उसको नुमाया तौर पे दिखा रहे हैं कि जनाब हमने बड़ा जबरदस्त काम किया और हमने रिकवरी कर ली। तो भाई ये होने ही क्यों देते हैं आपके काम? पहले आप होने देते हैं, फिर मिल बांट के उस पर तकसीम कर लेते हैं, एक इदारे पे दूसरा इदारा, चौथा इदारा, पांचवा इदारा। तो ओवर रेगुलेशन जो मैंने कहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर दुनिया जो है वो डीरेगुलेशन की तरफ जा रही है। अब वो एक और हद पे पहुँच गए हैं और हम उसकी अपोजिट हद पे पहुँच गए हैं। तो मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई दरमियाना कोई रास्ता निकालें ना, ऐसा कि रेगुलेशन के लिए कोई एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल पाकिस्तान में बना लें। जैसे नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा आए, उन्होंने इकॉनमी को डीरेगुलेट किया, तो कहीं आपको पता है फिर मनी चेंजर्स वगैरह के लाइसेंस भी आए, फॉरेक्स के लाइसेंस भी इशू हुए। इसी तरह आपको देखा होगा बैंकारी के शोबे में भी
तो इसी तरह जो है वो दरमियाना एक सिस्टम अपनाया गया। तो आप लोगों के यहाँ भी कुछ दरमियाना सिस्टम होना चाहिए ना? देखिए जी, हमारे यहाँ चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे बैंकिंग का निज़ाम हो, जैसे वजीर खजाना हज साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि बैंकिंग निज़ाम से हमको डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, कैपिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा, जिस तरफ दुनिया जा चुकी है। और जो हम 91 में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में चले गए थे और अब हम वापस दोबारा 1950 और 1850 के जमाने में जा रहे हैं, तो उससे सिवाय परेशानी के और मुश्किलात के और कुछ भी नहीं हो रहा। बजाय जैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब ग्रीन चैनल लेके आए, वन विंडो ऑपरेशन लेके आए, तो इस वक्त हमें वापस 35-40 साल पुराने कवानीन की तरफ भी अगर हम चले जाएं तो हम दुनिया के साथ चल सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत कम है, एक्सपोर्ट जो आपका 90 की दहाई में था वहीं खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ आप रेमिटेंस के ऊपर जिंदा है। जो आपकी जो माइग्रेशन हो रही है उसकी वजह से जो पैसे आपके पास आ रहे हैं उसमें आपकी उस पर रिलाई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एहसन मेहनती साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर इक्तिसादियात हैं। वेलकम करूंगा एहसन मेहनती साहब आपको। क्यों? एहसन मेहनती साहब, जफर पराचा साहब के साथ भी बात हो रही थी, बैन अल-अक़वामी सूरत हाल में काफ़ी तब्दीलियाँ भी रनुमा हो रही हैं, लेकिन आगाज़ से करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आई इस दफ़ा और उसमें बरकरार रखा गया तमाम चीज़ों को, उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं मार्केट पे, मईशत पे, उसके मुतालिक कुछ थोड़ा बहुत आप बताइए। देखिए, आई थिंक कि जिस दिन से ये अनाउंसमेंट आया है और आई थिंक कि ये जो स्टेटस को रखा गया है, एक तो हम ये समझें कि ये पॉजिटिव एंगल था जहाँ पे हमने 22% से इसको 10.5 पे किया, तो कैपिटल मार्केट हमने देखा कि 45,000 से जो है आज 1,80,000 को क्रॉस किया। आई थिंक कि ये जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब जो पॉलिसी रेट की जो हमने देखा कि जो स्टेटस को आया है, इन्फ्लेशन भी आप देखें तो ये 5.8% आई है, जो इससे पहले 5.6% थी। तो ये इंडिकेशन है कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो उसकी स्टेटस को कुछ हद तक बरकरार रहने की पॉसिबिलिटीज हैं, और जिसकी वजह से मार्केट जो है वो काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट जो है वो प्रेशर में है। और आई थिंक कि जो अभी जो हालिया जो बॉन्ड ऑक्शन हुआ है गवर्नमेंट का, उसमें भी कोई तकरीबन 40 बेसिस पॉइंट तक जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है बढ़े हैं। तो यानी कि बॉन्ड यील्ड्स अगर बढ़ती हैं और इंडिकेशन यही है कि ये जो इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ते रहेंगे, या एटलीस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स में हमने देखा, और आई थिंक कि जो एसबीपी है उसकी तरफ से भी यही इंडिकेशन है कि इन्फ्लेशन जो है 5 to 7% रहेगी, जो कि मे भी जो है बाय जून जो है ये इन्फ्लेशन हमें 7% तक भी नजर आए। तो अनफॉर्चुनेटली चूंकि अब ऑयल प्राइसेस भी इंटरनेशनल दोबारा बढ़ना शुरू भी हैं ईरान के जो तनाज़ात हैं यूएस के साथ, तो इंटरेस्ट रेट चूंकि हायर साइड पर है और रहेगा, लिहाजा हमें कैपिटल मार्केट में कुछ प्रेशर नजर आएगा आने वाले वक्तों में, क्योंकि जाहिर है हमने एक्सपेक्टेशन की बेसिस पर काफी ज्यादा जो है वो स्पेकुलेशन की थी कि ये इंटरेस्ट रेट जो है 9.5% पर आएंगे, बट टू अनफॉर्चुनेट कि इस वक्त हमने पॉलिसी रेट का स्टेटस को देखा है। और आई थिंक कि 2-3 जो रीजंस हैं जो मार्केट जिसमें प्रेशर आ रहा था, वो एक तो टैक्सेशन ओवर टैक्स है मार्केट, और फिर दूसरा जो है इंटरेस्ट रेट, और फिर एनर्जी की जो प्राइसेस हायर साइड पर थी। आई थिंक कि ये 3 मेजर रीजन थे जिसकी वजह से प्रेशर मार्केट में रहा। लेकिन अब हमने रिसेंटली देखा कि पीएम का जो पैकेज आया है उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा सा जो है वो बढ़ना शुरू हुई है, और पैकेज के अंदर हमने यही देखा कि जो इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ है उसके अंदर कमी देखी जा रही है, और ये अनाउंसमेंट हो गए हैं। आई थिंक कि ये IMF भी इसको किसी तरीके से जो है रीनेगोशिएट करें। अच्छा, एहसन मेहनती साहब, इसी मौजू को ज़रा इजाज़त दीजिएगा, मैं जफ़र पराचा साहब से भी ये सवाल पूछ लूँ। जफ़र पराचा साहब, आपसे पिछली मरतबा भी मैंने पूछा था, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, एक पैकेज दे तो दिया हुकूमत ने, लेकिन अब किस हद तक मुफीद साबित होगा, जफ़र पराचा साहब इसके मुतालिक भी हमें बताएं। देखिए जनाब, जो पैकेज अनाउंस किया गया है, जैसे भी मेहनती साहब ने फरमाया कि अगर ये एज इट इज अप्रूव हो जाता है IMF से, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है।
और वाकई जो बात है देर आया दुरुस्त, ये बहुत देर से आया, ये 2 साल पहले आ जाना चाहिए था। और एक पॉजिटिव बात यह है कि जो एक्सपोर्टर की तरफ से प्रेशर था डिवैल्यूएशन का, वो हुकूमत ने नहीं की। ये एक पॉजिटिव बात जरूर हुई है उसको, बल्कि जो उनको उन्होंने इंसेंटिव और रिबेट की शक्ल में दूसरी तरफ मोड़ दिया है, ताकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी बेहतर हो जाए और वो एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनली compete कर सके। नहीं तो क्यों, मैं ये एक्सक्यूज मी, एक्सपोर्टर्स का दबाव क्या मतलब? एक्सपोर्टर अभी भी चाह रहे थे कि रुपी डिवैल्यू हो। जी बिल्कुल, एक्सपोर्टर ये चाह रहा था कि रुपी डिवैल्यू हो। और 1-2 टीवी प्रोग्राम में हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, आई थिंक परवेज मलिक साहब, उन्होंने पिछले दिनों टीवी इंटरव्यू में कहा था कि रुपया जो है ना जी ओवर वैल्यू है। तो ये पीएम साहब के अनाउंसमेंट से चंद दिन पहले की बात है। जी। तो मार्केट में एक थोड़ा सा खौफ आ गया था कि कहीं डिवैल्यूएशन मजीद ना हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने स्मार्ट मूव की और टारगेट बेस उन्होंने इंसेंटिव और रिबेट जो भी देने थे वो दिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के मद में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट रिबेट की मद में हो, चाहे वो जो आपका जो एक दो चीजें और हैं उसकी मद में हो। जी। तो उससे ये हुआ कि कॉस्ट कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट के लिए, जैसे आपने फरमाया कि दुनिया में जो चेंज आ रहा है बेतहा तेजी से, जिसके ऊपर मैंने आपसे कहा कि जो इसमें चेंज आ रहा है वो सदियों का चेंज है, वो दिहाइयों का नहीं है। क्योंकि कभी कोई पैक्ट इंडिया का यूरोप के साथ हो रहा है, कभी इंडिया का अमेरिका के साथ हो रहा है, पाकिस्तान का कहीं हो रहा है, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात हैं, या जो भी चेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड। गोल्ड को आप देख लें वो कहाँ जा रहा है, स्टॉक्स बेहतर हो रहे हैं, जो गोल्ड अननेसेसरी बढ़ रहा है, सिल्वर जो कभी नहीं बढ़ा वो बढ़ रहा है। तो एक अजीब अफरा तफरी है दुनिया में। तो हमको बहुत ही मोहतात तरीके से चलना है और कोशिश करनी है कि अपने फायदे से ज्यादा मुल्क के फायदे के लिए डील की जाए। अच्छा, यहाँ पर ये दुनिया की बदलती सूरत हाल के मुतालिक मैं एहसन मेहनती साहब से भी पूछना चाहूँगा। एहसन मेहनती साहब, पिछली दफ़ा भी आपकी मेरी बात हुई, आपने कहा कि दुनिया के हालात जो है ना उनके मुतालिक अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक आपने कहा कि वो हो सकती हैं, बस वक्त का तयन करने की ज़रूरत है। तो वो जो चीज़ें होनी हैं या हो सकती हैं, खुदा न खास्ता, गैब का इल्म तो किसी बशर के पास नहीं है सिवाय मेरे रब के। लेकिन एम ये कि डू यू स्टैंड बाय दैट कमेंट? अभी भी हालात कशीदा हैं खत्ते के? देखें, कुछ आप देख रहे हैं कि हम ये ईरान की जो डील है, आई थिंक कि ये कुछ जो इससे पहले हमने देखा था कि एक रन अप हुआ था से सेफ हेवन की तरफ, जिसमें स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ था। आई थिंक कि वहां पे हम कुछ प्रेशर देख रहे हैं उसी सेफ हेवन एसेट्स के अंदर, जो कि वजह उसकी यही है कि एक्सपेक्टेशन है कि ये डील जो है होने लगी है। और ये अगर डील हो जाती है, ईरान की जो लोकेशन हमने देखा कि अब वो ओमान की तरफ आएगा और इसमें कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, इस पे काफी ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही है कि अगर कोई पीस टॉक्स सक्सेसफुल हो जाती है, जिसमें अब पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है, तो आई थिंक कि ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा कैपिटल मार्केट के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए। हमने देखा था कि एक रन अप ऑयल प्राइसेस के अंदर भी आया था, और हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का अपना जो है तकरीबन एक लुकमा आपको देना था। ये ETF वाला फिलॉसफी पाकिस्तान में भी है कहीं? ये ETFs या इसकी शक्ल की कोई चीज पाकिस्तान में भी मौजूद है? देखिए, बिल्कुल स्टॉक्स के अंदर हम देखते हैं कि काफी ऐसे शेयर्स हैं जो कि एक उसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, और वो फिर एक पर्टिकुलर फंड जो है वो उसको 2 या 3 शेयर्स का जो है या इससे ज्यादा शेयर्स का जो है एक एक पैकेज बना के उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है वो पैकेज की। तो आई थिंक कि उसके अंदर वॉल्यूम्स कम है, यानी कि उसके अंदर पार्टिसिपेशन कम होती है, लेकिन उसकी प्राइसिंग जो है वो डेली बेसिस पे यानी कि अपडेट होती है उस बेसिस पे कि उसके रिस्पेक्टिव शेयर्स की शेयर प्राइस की मूवमेंट पर। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में प्रेशर होता है तो वो ETF की प्राइस गिरती है और फिर ETF की प्राइस बढ़ती भी है। और जाहिर है ये पूरी दुनिया का एक तरीकेकार है कि जिसके अंदर शेयर प्राइसेस अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि कॉमन मैन उस शेयर को नहीं खरीद सकता है, लेकिन ETF जो है रिलेटिवली उसकी प्राइस छोटी होती है। जी। इसके अंदर इसकी ट्रेडिंग जो है स्टॉक मार्केट के अंदर कॉमन। जी।
और इसी तरह मतलब, लेकिन आपके ख्याल से सोने और चांदी का ETF पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत मकबूल हो गए थे, वहाँ तो सुना लोगों ने साहब सोने में चांदी में कमाया भी बहुत, और उसके बाद फिर जो बहुत कुछ हुआ भी आपको पता है 2-3 दिन में, लेकिन अब दोबारा वापस भी हो गया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सोना चांदी में नहीं है ये। देखिए, माइनिंग स्टॉक्स पूरी दुनिया में होते हैं, हमारे यहाँ तो जो है वो अब बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट अब माइनिंग सेक्टर के अंदर होती है। अब ओवर लॉन्ग रन हम ये नहीं कहते आज हो रहा है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 10 साल के अंदर काफी ऐसे शेयर्स होंगे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है माइनिंग में भी होगी। और जाहिर है माइनिंग की जिस तरह OGDC रिक्यूडेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर है, और आई थिंक के आने वाले वक्तों में OGDC की प्राइसिंग भी जो है कॉपर की प्राइसेस के साथ या गोल्ड प्राइसेस के साथ जो है वो मुंसलिक होगी। ये वी कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स हमें, या प्रेजेंट शेयर्स के अंदर ही जो है माइनिंग शेयर्स जो है जो उनकी रिस्पेक्टिव जो गोल्ड होता है उस प्राइसेस पर जो है उनकी प्राइसिंग होगी। तो आई थिंक कि जो डेरिवेटिव प्राइसिंग होती है वो तो पूरी दुनिया में होती है, बट हमारे उसकी डेवलपमेंट में कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं पराचा साहब आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन थोड़ा अनोखा सवाल होगा। बात ये, पाकिस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि जनाब फिज़िकल चांदी ख़रीदें, फ़िज़िकल चांदी ख़रीदें। तो आप लोग, ज़ाहिर बात है आप प्रेसिडेंट भी हैं ICAP के, तो क्या आप लोगों की तरफ से भी कोई बलून पेमेंट्स, बड़ी बड़ी पेमेंट्स हुई हैं बाहर चांदी की ख़रीदो फ़रोख्त की? क्योंकि इतना सारा फिज़िकल सिल्वर यहाँ पर किधर से आ रहा है, इसकी कोई पेमेंट होगी ना। ये जो फॉरेक्स रूल्स हैं उसके तहत कोई क्या निज़ाम ऐसा वजह है कि ये पेमेंट करके ऐसे चांदी पाकिस्तान में उतारी जा सकती है, और उसकी पेमेंट फैसिलिटेशन कहाँ से हो रही है? जी देखिए जनाब, बात यह है कि थ्रू एक्सचेंज कंपनीज कमर्शियल पेमेंट्स नहीं होती, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से डील करते हैं, और हम जो ट्रेड बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है वो हम नहीं करते। पहली बात जी। अब जहां तक बात है, आपने सिल्वर की पूछी, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। गोल्ड की अभी कोई बदकिस्मती से हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है क्लियर कट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी स्टैब्लिशमेंट और ज्वेलर एसोसिएशन और मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं 2-3 साल से। 2 साल तो हो गए इसको, जिसमें कुछ मीटिंग्स में एस्टेब्लिशमेंट के साथ और गोल्ड वालों के साथ मैं भी रहा हूँ। तो उसमें मैंने ये तजवीज़ दी थी उनको कि आप आसान पॉलिसीज बनाएं, इंपोर्ट की अलग पॉलिसी बनाएं, एक्सपोर्ट की अलग बनाएं, गोल्ड की उस पे सिंपल 2 से 3% ड्यूटी लें गोल्ड पे, ताकि ये जितना गोल्ड यहाँ पे आ रहा है वो लीगलाइज हो जाए और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाए, नंबर 1। और नंबर 2, जो स्टॉक्स यहाँ पड़े हैं लोगों के पास, जो वो भी देखा जाए तो लेजिटिमेट नहीं है। उसके लिए पॉलिसी बनाएं, वन टाइम आप उनको कोई एमएनएसटी टाइप की दे दें, कोई ड्यूटी उनसे लेके उसको भी क्लियर कर दें, ताकि जो ज्वेलर्स हैं या जो और लोग हैं जो ब्लैकमेल होते हैं वो ना हो। और हमारे यहाँ भी इंडिया की तरह बड़ी बड़ी कारखाने ज्वेलर्स के लग सकें, डायमंड के लग सकें, जैसे कि इंडिया में एक फैक्ट्री में 6-8 हजार लोग काम करते हैं। जी, और एक्सपोर्ट भी बहुत है, और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट भी उनकी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो SRO है वो काफी दिन सस्पेंड रहा, 1 साल, अब दोबारा वो बहाल हुआ है। तो उसमें बहुत ज्यादा एम्बिगिटी है और वो उसका मिसयूज हमेशा से होता रहा। लेकिन आपका दिल मानता है कि पाकिस्तान 200-300 मिलियन डॉलर से ऊपर इंपोर्ट नहीं करता होगा गोल्ड? आपका दिल मानता है ये बात, या दिल नहीं मानता? नहीं, दिल तो नहीं मानता, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त जो मेन इन्वेस्टमेंट है स्टॉक के बाद इस वक्त करंट 2-3 साल में वो गोल्ड में है। और क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत अब इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती ऑफिशियल, फुल कंप्लाइंट है ना। जैसे फॉरेन करेंसी तो को खरीद नहीं सकता, वेरी लिमिटेड, और स्टॉक में भी लेजिटिमेट पैसा, KYC सब कुछ है। और जो गोल्ड है उसमें सारी पहले प्रॉपर्टी में पार्किंग होती थी आपकी, मनी लॉन्ड्रिंग की या ब्लैक मनी की या करप्शन की, अब वो गोल्ड में चली गई है। अब गोल्ड बियॉन्ड कंट्रोल हो गई है प्राइस, तो लोगों की तवज्जो चांदी की तरफ चली गई है। चांदी का करंट सिनेरियो मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन पहले मेरी मालूमात ये है कि चांदी बाकायदा इंपोर्ट होती थी, क्योंकि चांदी जो है वो एक इंडस्ट्रियल वो है प्रोडक्ट,
वो बहुत सारी इंडस्ट्री में का इस्तेमाल होती है चांदी, तो वो बाकायदा इंपोर्ट होती है और बल्कि होती है, वो स्मगल करना आसान काम नहीं है या कैरी करना मुमकिन नहीं है। और मैं ये समझता हूँ, मेरी मालूमात करंट मैं अपडेट नहीं हूँ, तो वो अभी भी इंपोर्ट ही होके आती होगी चांदी। तो ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होती है और इसकी बहुत ज्यादा यूसेज और इस्तेमाल भी है, यूसेज है। गोल्ड नहीं होता, गोल्ड अब कुछ कुछ कंप्यूटर्स में या कहीं चिप में थोड़ा बहुत इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। मेनली वो होल्डिंग के या होर्डिंग के काम आता है। ये पाकिस्तान तो भी बहुत सारा स्क्रैप प्रोसेस करता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ये मैं एहसन मेहनती साहब आपकी जानिब आता हूँ। अब इशू ये है कि ये तो आपकी मार्केट यानी कमोडिटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेन इशू ये है कि लोग पाकिस्तान के अंदर तो फिजिकल गोल्ड मांगते हैं, तो इतना फिजिकल गोल्ड तो कमोडिटी मार्केट किस तरह से देगी? क्या कहते हैं आप? देखें, बिल्कुल दोनों चीजें अवेलेबल हैं, फिजिकल भी है और फ्यूचर्स भी है। फ्यूचर्स में ये होता है कि आप एक बहुत कम मार्जिन के अंदर जो है 3% 5% मार्जिन में जो है वो आप पूरी गोल्ड में एक अपनी हेजिंग कर लेते हैं या स्पेकुलेशन कर सकते हैं। और आई थिंक के लोग इन्वेस्टर्स इसलिए प्रेफर करते हैं, स्पेशली स्पेकुलेटर फ्यूचर मार्केट को, कि उनको एक मार्जिन देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल वो 20 टाइम्स जो है 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 20 करोड़ का जो है वो सोना खरीदते हैं। तो आई थिंक कि हर तरह का इन्वेस्टर, हमने ये इनिशियली सुना था कि जो तकरीबन पाकिस्तान में 4 करोड़ जो है इन्वेस्टर बिटकॉइन में है, तो आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लाइक 250 मिलियन, तो ये वो बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स, अब बिटकॉइन तो प्रेशर में है बट वो जाहिर है गोल्ड को प्रेफर करते हैं। नहीं, आप एक तो ये छेड़म छाड़ी वाली बात कर देते हैं बहुत कि तो पाकिस्तान में बहुत बिटकॉइन होगा। सर आप कहाँ कह रहे हैं, इतना छोटा अमाउंट थोड़ी होगा। तो हर तरह के इन्वेस्टर जो है, नहीं, मेहनती साहब ने 4 करोड़ नहीं कहा, इन्होंने 4 करोड़ अकाउंट होल्डर का है, लोग जो डील करते हैं 4 करोड़। अच्छा, हाँ, वो मैं नफी साहब ने भी कहा है। हमारे जो मिनिस्टर साहब है आईटी कह रहा हूँ, जो उसके काउंसिल के, उन्होंने भी कहा था कि 30 मिलियन लोग। मैंने गलत सुना, मैं माफी मांग लेता हूँ एहसन मेहनती साहब से। नहीं, मैं माफी नहीं, मैंने कहा मैं करेक्शन कर दूं कि इनकी बात ठीक है कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग ये काम कर रहे हैं और इसकी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी वो है ऑथेंटिकेशन के, हाँ भी इतने लोग कर रहे हैं काम। और ये पाकिस्तान की बड़ी सॉरी मेहनती साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी जी मेहनती साहब माजरत, मैं भी माजरत कर लेता हूँ भाई, मैंने जो सुना मैंने कि फिजिकल जो हमने इनिशियली एक एस्टिमेट किया था कि तकरीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के पास, अभी जाहिर है ये हमारी 10 बिलियन डॉलर जब प्राइसिंग थी, जब तकरीबन गोल्ड होता था तकरीबन $2500 के करीब, अब 5000 हो गया, तो ये 10 से 20 बिलियन डॉलर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की होल्डिंग होगी। और आई थिंक कि ये जो डिमांड है सर्टनली इसका जो है ये एक जो है इसके अंदर बहुत सारे लोगों का गेन भी हुआ है, जिनका गेन होता है। बट जाहिर है इन लेवल्स पर जहाँ पे $5000 इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, लोकली 5 लाख रुपया पर तोला प्राइस है, इस पे कोई इतनी सिग्निफिकेंट डिमांड तो नहीं आती, बिकॉज ये एक काफी लेकिन क्रिप्टो की, तो लोग सिल्वर की तरफ जा रहे हैं। नहीं, लेकिन वैसे बोल रहा हूं कि क्रिप्टो की एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू के बारे में तो हम बॉल पार्क फिगर भी नहीं दे सकते ना, क्योंकि हमारे पास नहीं होगा वो। देखिए बिल्कुल, लेकिन एस्टिमेट्स हैं कि तकरीबन $2 बिलियन के हमारे पास जो है क्रिप्टो के एसेट्स भी हैं, यानी क्रिप्टो की एक्सपोजर्स हैं। तो ये $2 बिलियन के अगर एक्सपोजर होते हैं तो जरूरी नहीं है कि $2 बिलियन की जो है हमारी इन्वेस्टमेंट हो। ये हो सकता है कि ये तकरीबन जो है वो 2 अरब रुपए का $2 बिलियन जो है ये आ गया हो, क्योंकि जाहिर ये मार्जिन पे लिया जाता है बिटकॉइन आप फ्यूचर्स में। तो वो यू कैन एस्टिमेट की एक स्पेकुलेटिव एंगल है, वो यूजुअली यंगस्टर्स के अंदर ज्यादातर ये एक्सपोजर्स हैं। हमारी गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो यूजुअली जो है वो मिड एज लोग जो हैं इसके अंदर एक्सपोजर्स लेते हैं, हमारी एज वाले लोग, क्योंकि जाहिर है इसको समझना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है कि बिटकॉइन जो है वो एक सेपरेट वो एक एंगल है कि यंग यानी कि जेन जी का प्रोडक्ट है। जी ये बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आ गया। मैं इस पे कुछ बात कहना चाहूंगा। जी इजाफा करें प्लीज बिटकॉइन पे। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मेहनती साहब ने कहा कि ये जेन जी का है, और ये वो जेन जी है जो इस वक्त 40-45 साल की उम्र उसकी हो चुकी है। मैं बिटकॉइन के हवाले से बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे वो हमारे पास वो जनरेशन है 40-45 साल की जिनके पास सैकड़ों या हजारों बिटकॉइन है, जिन्होंने 10-20 सेंट में लिए थे या $1 $2 में लिए थे। क्योंकि एज पर माई नॉलेज जो दुनिया में पहला सौदा हुआ था बिटकॉइन का, उसने एक पिज्जा खरीदा था 80,000 बिटकॉइन दे के एक वक्त में।
आज से 15-20 साल पहले। जी जी। तो जो जिस ब्रीफिंग की मैं बात कर रहा हूँ जो बिलाल बिन साकिब ने दी थी, वो कहते हैं कि कई बिलियन डॉलर के बिटकॉइन गवर्नमेंट के पास हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से लोगों से रिकवर किए हैं, ठीक है, उसका एक पूल बना दिया गया है। और ऑलमोस्ट उन्होंने यही फिगर बताई थी कि 18 से 20 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की है जो कि लेजिटिमेट नहीं है। और इसीलिए आप सुनते हैं कि कभी FIA ने, कभी किसी और ने लोगों से वो पैसे छीन लिए, तो वो क्योंकि उसकी लीगल पोजीशन नहीं होती तो वो डर के मारे लोग उनको अपना पासवर्ड बता के और वो हो जाता है। तो अब बात, जहां तक आपने बात की प्राइसिंग की, वो हमेशा से इसका इशू रहा है और रहेगा कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। देखिए, हम इसको एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे तो इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिप्टो को, एक मीडियम के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, एक छोटी सी इकोनॉमी के अंदर या एज कंट्री पाकिस्तान जिसके रिजर्व ही 12, 15, 20 बिलियन डॉलर होते हैं, तो वो हमेशा रिस्की रहेगा। जी, ये नहीं, ये बात तो आपने सही की, लेकिन यहाँ पहले एहसन मेहनती साहब से भी पूछ लेता हूँ, फिर आपसे भी पूछता हूँ। एहसन मेहनती साहब अभी CBDC की बातें कर रहे हैं। CBDC के लिए, बनाने के लिए, या सेंट्रल बैंक, ये जो हम डिजिटल करेंसी बनाने के लिए, यानी डिजिटल ये जो भी PKR की शक्ल बनाना चाहेंगे या स्टेबल कॉइन बनाना चाहेंगे, उसके लिए हमें भी तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी IT टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए। Are we geared up for that? Have you heard that they have such engineers who can do such kind of work? देखिए, आई थिंक ये तो इसमें हमें सपोर्ट जो है वो रिस्पेक्टिव इशूअर भी हैं, जो इससे पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा जो एक प्लेटफॉर्म जो होगा इसका, वो प्लेटफॉर्म जो है वो ऑलरेडी एक जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी तरफ से मिलता है। हमारा फोकस थोड़ा रेमिटेंसेस पे था कि जो पाकिस्तान की 40 बिलियन डॉलर हमें रिसीव होते हैं, वो स्टेबल कॉइन में अगर हमें मिले तो उससे हमारी बैंकिंग कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है। बट जाहिर है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा और रिस्पेक्टिव कॉइन्स ऐसे या करेंसीज होंगी जिनको अप्रूवल मिलेगा। तो इससे पहले हमारी ट्रम्प की भी जो बात हो रही थी और हमने एक MOU भी साइन किया था, आई थिंक वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और आई थिंक कि उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उसके अंदर हमारा जो प्लेटफॉर्म हो वो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म हो और वो सिलेक्टेड डिजिटल करेंसीज हो। तो आप कुछ चीज़ों को समझें कि ये जो हमारी डेवलपमेंट है और जो US इन्फ्लेशन इम्प्रूव हो रहे हैं, इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली ये कॉइन जो है डॉलर बेस्ड होगा और कुछ रिस्पेक्टिव करेंसीज होंगी जिसको अप्रूवल मिलेगा और वो उस पे जो है उस पे रेगुलेशन हमारी चलेगी। तो आई थिंक कि प्लेटफॉर्म जो है वो हमें गिवन प्लेटफॉर्म पे एक्सपेक्टेशन है कि वो आएगा और वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है और पूरी दुनिया उसको यूज करती है और हम हमारे रेमिटेंसेस में उसको यूज करेंगे। और इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल ये है कि ये रेमिटेंस की कॉस्ट है ये रिस्पेक्टिव बैंकिंग कंपनीज के थ्रू होता है, वो उन करेंसीज के थ्रू होगा और उससे रेमिटर को भी बेनिफिट होगा कि उसकी कॉस्ट, और रेसिपिएंट को भी बेनिफिट होगा कि वो कॉइन्स में उनकी प्राइसिंग ऊपर नीचे जो है वक्त के साथ वॉलेटाइल प्राइसिंग होगी, कोई भी बेनिफिट भी होगा, कभी लॉसेस भी होंगे। ये बड़ा अहम नुकता आपने बताया। मैं बस जफर बराचा साहब से बस इसकी क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम कोई और मौजू चुनते हैं। बात ये जफर बराचा साहब कि हमें ये बताया जा रहा है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, नाम लिए बगैर बात करता हूँ, ज़ाहिर बात है उन लोगों के साथ बातचीत चल रही, तकरीबन एवरेज कर रहे हैं कि 1 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो है वो उनके ज़रिए आ जाएगी। आप फील करते हैं कि ये अमाउंट डिजिटल के ज़रिए लाना आसान होगा? जी बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया में चेंज आ रहा है, ठीक है। और जो स्टेबल कॉइन की बात हो रही है ना, वो इक्विवेलेंट $1 या फिक्स प्राइस है उसकी। हाँ, मामूली सा उसमें चेंज है, जैसे आपकी मेरी पहले भी प्रोग्राम में बात हो चुकी है कि वो जो ऊपर नीचे होता है चंद सेंट्स, तो वो एक तरह से ना काबिल बर्दाश्त है। और ये जो कॉस्ट की बात है और बैंकिंग चैनल की बात है, या खास तौर पे पाकिस्तान में जो एक इदारा बना हुआ है PRI, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, उसके तहत हम लोग तकरीबन $200-250 बिलियन बाहर की MTOs को और लोकल बैंक्स को इंसेंटिव और रिबेट की शक्ल में दे रहे हैं, अलावा बैंक चार्जेस। तो वो भी इस दफा हुकूमत ने उसको रिड्यूस किया है, तो वो भी उम्मीद
उम्मीद है कि उसके चार्जेस भी कम हो जाएंगे और ये जो डिजिटल करेंसीज हैं या डिजिटल कॉइन्स हैं उनके थ्रू हो जाएगा ये। और अगर हम डिजिटल करेंसीज ना भी डालें तो अगर हम आईटी के थ्रू चलें तो जैसे कि पहले के जमाने में टेलेक्स होता था, फिर स्विफ्ट हुआ, स्विफ्ट तो खैर अभी भी है लेकिन अब उस स्विफ्ट के अंदर बहुत से एक ही स्विफ्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब बैंकिंग की जो कॉस्ट थी वो तो ना होने के बराबर है, वो अलग बात है कि बैंक चार्ज करते हैं। तो अगर हम मजीद टेक्नोलॉजी पे चले जाएं तो हम क्रिप्टो के अलावा भी हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया में इस वक्त यही चल रहा है कि कॉइन की बात हो रही है और क्रिप्टो की बात हो रही है, तो मैं समझता हूं कि ये जो $1-2 बिलियन है ये आने वाले सालों में इसके थ्रू पहुंच सकते हैं। जैसे कि रास्ट का मैं कहना चाहूंगा या इसका आरडीए का रोशन डिजिटल अकाउंट वो है, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है और वो अब चार्जेस पर ही उसके ऊपर लोग चले गए हैं। तो जरूरी नहीं है कि क्रिप्टो के जरिए ही हो, और बहुत सारे मीडियम है जिनके जरिए ये इजीली काम हो सकता है। जैसे कि शेयर्स होते थे पहले फिजिकल, अब सीडीसी है, तो वो कॉस्ट कटिंग भी हो गई और आसानी भी हो गई है। तो इसी तरह अगर हम और भी चीजें लाएं तो बेहतर हो सकता है। फिर जैसे कि आपने बात की गोल्ड एंड सिल्वर की, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मेहनती साहब जैसे लोग जो है ना उसका भी को फंड ले आएंगे तो वो भी लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। जो मुख्तलिफ फंड्स हैं तो वो भी फंड बन जाएगा, तो वो फिजिकल और नॉन फिजिकल का मसला भी काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। ये आपने अच्छी बात की है। ये मैं इनसे पूछता हूँ, एहसन मेहनती साहब, क्या आप लोग गोल्ड लिंक्ड फंड ला सकते हैं? क्या मार्केट में इसकी प्रोविजन मौजूद है और क्या स्टॉक मार्केट के अंदर भी इस तरह का फंड क्रिएट किया जा सकता है? देखिए, गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसके लिए आपको डॉलर दरकार होते हैं। डॉलर जो हैं उनके अप्रूवल इससे पहले हमने काफी स्टेट बैंक के साथ मैनेजमेंट करने की कोशिश की, बट वो कोई डॉलर बेस्ड एसेट जो है इसकी अप्रूवल हमें मिलती नहीं है कि वो इम्पोर्टेड फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में जो है, यानी कि इवन डॉलर का या गोल्ड का जो है आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे जाके ये बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, आप इजीली यहाँ से गोल्ड नहीं परचेज कर सकते। बिकॉज अब अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जैसे अब ईरान वॉर हमने देखा, अब इसके अंदर आप कौन करेंसीज जो है कौन होल्ड करेगा, चाहे वो रुपया हो या डॉलर हो। एवरीवन सीक्स कि सेफ हेवन की तरफ जाएं, और सेफ हेवन में गोल्ड और सिल्वर जो है यूजुअली ये सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर मिल रहा होता है, चाहे फिजिकल मिले या अदरवाइज मिले, फ्यूचर्स में मिले। इन्वेस्टर जब लगता है रिस्क एसेट रिस्क मैनेजमेंट की तरफ, तो वहां पर उसकी डिमांड अनलिमिटेड होती है और उस सूरत के अंदर हमारे सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी यूज हो सकते हैं और ओवरनाइट यूज हो सकते हैं। तो ऐसे एसेट्स जो कि गोल्ड बेस्ड एसेट्स होते हैं वो स्टेट बैंक इतना आसानी से अप्रूवल उसको नहीं देता या उसकी मैनेजमेंट या रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होती है। तो ईटीएफ का आने वाले वक्तों में फिजिकल फॉर्म में या फिर फ्यूचर्स के अंदर रिलेटिवली जो है इसकी अलाउंस जो है मिलती ही नहीं है। और आई थिंक ये जो हमारे ऑफिशियल इंपोर्ट बिल है, जिस तरह आप कह रहे हैं $200 मिलियन नहीं हो सकता या जहन नहीं मानता, तो ये आप उन्हीं लाइनों पे समझें कि ये ईटीएफ भी आना जो है वो जहन नहीं मानेगा। हाँ जी, वो तो जफर राजा साहब आप लोगों की तरह दोबारा मोड़ दिया। वो कह रहे हैं डॉलर प्रोविजन के बगैर हम कैसे कर सकते हैं ये। नहीं, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा मेहनती साहब को कि जैसे कि जो हमारा कमोडिटी एक्सचेंज है वहां तो हो रहा है ना ये बिजनेस गोल्ड का और सिल्वर का, एजिंग के ऊपर या नॉन एजिंग पे। और जैसे इन्होंने कहा कि भाई दुनिया में जो चेंज आ रहा है, तो जो हमेशा से जब भी मुल्क दुनिया में हालात खराब होते हैं तो लोग मेटल पे जाते हैं, और अभी जो चांदी और जो सोना है वो एक्चुअल प्राइस से ऊपर पे फिजिकल बिक रहा है। और अगर हम कमोडिटी एक्सचेंज में जाते हैं तो वो हमको रियल प्राइस पे मिल रहा होता है। तो मेरा कहना यह है कि वहां पे भी ट्रेड तो हो रहा है ना, अब उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है ये इनको मालूम होगा, क्योंकि मैं तो इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ। तो वो भी तो कहीं ना कहीं से उसको सेल परचेज या उसको अपना पीछे अपने अकाउंट को वो करते होंगे ना कहीं सेटल। तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर वो वहां पे सेल परचेज हो सकती है चाहे फिजिकल ना हो, तो इसी तरह फंड भी बन सकता है। ये मेरा एक आइडिया था। हाँ, बाकी तो अब मैं इसका एहसन मेहंदी साहब बताएं ना कि आप लोगों के यहाँ क्या हेजिंग के अलावा भी इसका पर्पस है क्या? इसकी जैसे बता रहे हैं ट्रेडिंग भी तो हो रही होगी, तो अगर वो एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर ये भी किसी ना किसी शक्ल में तो आ सकता है।
देखिए इन एक्सपेक्टेशन के ये अभी आने वाले वक्तों में लास्ट ईयर 84% जो है गेन आया गोल्ड के अंदर, आपने अगर मैनेज किया हो इसको, और आई थिंक हम काफी वाइट मनी भी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, और आई थिंक कि जो ये ज्यादातर पैसा इन एरियाज के अंदर चल रहा होता है वो ब्लैक मनी चल रही होती है। तो अब ये वाइट मनी जिसके पास होगा उसकी सोर्सिंग, कौन परचेजर है, कौन सप्लायर है, ये सारी चीजों की इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग है कि जो प्रॉपर सोर्स इसकी जो होती है वो जाहिर है उस तरफ जाती है जहां से ये गोल्ड एक्चुअली परचेज होता है। तो हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि इस वक्त इन मरालात में जिसमें इंटरनेशनल ऑयल ये जो गोल्ड प्राइसेज है ये $5,000 को क्रॉस की पर आउंस, आई थिंक इसमें कितना ब्लैक मनी फ्लो इन हुआ हम इसकी तादाद नहीं, बट एक जनरल परसेप्शन ये है कि 50% हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, और ये जो एक्सचेंजेस होती हैं ये यूजुअली डॉक्यूमेंटेड पैसे को अट्रैक्ट करती हैं। तो एक्सचेंजेस पे कोई इतना सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं होता है ये गोल्ड की परचेज का। अगर सस्ता भी हो तो लोग इस एंगल की तरफ नहीं आते, और उसकी वजह यह है कि उनको व्हाइट मनी डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम ये एग्जैक्टली इसका आंसर जो है वो ब्लैक इकोनॉमी की तरफ ही जो है वो बनता है कि वो जो सोर्सिंग होती है जहाँ से सारा गोल्ड आ रहा है पाकिस्तान के अंदर आज अवेलेबल है, वो एक्सचेंजेस नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है ये आप भी कुछ समझेंगे, और हमें ये जो मार्केट में अवेलेबल है और रेडिली जो अवेलेबल ओवर द काउंटर शॉप्स के अंदर है, इसकी सोर्सिंग हमें देखनी पड़ेगी। यूजुअली उनसे हम पता लगाते हैं तो वही कहते हैं कि ये रोटेट ही हो रहा है, यानी कि पिछला सोना बिका है और नया उनके पास आया है। वो कभी अपनी प्रॉपर सोर्स अगर वो बता दें तो हमें पता लगेगा कि कितना ब्लैक मनी वहाँ पे फ्लो इन हो रहा है। एक्सचेंजेस में यूजुअली रॉ गोल्ड का जो है इतना ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते क्योंकि उसके लिए व्हाइट मनी रिक्वायर्ड होता है। ये बड़ा आम नुक्ता दोनों मेहमानों ने रेस किया और उसके हल के लिए भी तजावीज़ भी दी। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। नाजरीन, गुफ्तगू कहाँ शुरू हुई कहाँ पहुँच गई। हम तो शुरू हुए थे मईशत के बुनियादी मामलात को लेकर, लेकिन गुफ्तगू घूमती घुमाती हालात, वाक़यात, मामलात सब पर चली गई और बहुत सारी चीज़ें गुफ्तगू में आ गईं। उसके मुतल्लिक बहुत सारी बातें और मज़ीद भी हुई, लेकिन अच्छी बात यह कि सब चीज़ों को आपस में किसी न किसी तरीके से लिंक कर दिया। और यही है कि दुनिया के हालात बदल रहे हैं, मामलात बदल रहे हैं। हालात, वाक़यात, मामलात की रोशनी में पाकिस्तान क्या करेगा और किस तरह से इसमें से इकनॉमिकली बेनिफिट करेगा, इसके बारे में हमें बात करनी होगी। आगे आने वाले दिनों के अंदर हम ज़रूर इस पर गुफ्तगू करेंगे। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।